एल्युमिनियम रहता है, कॉपर और एल्युमिनियम। अब यहाँ तत्व हो गया क्या, एकल सूत्र होता है, तत्व में क्या होगा, एकल सूत्र। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। यौगिक में होगा कम से कम 2, एक या एक से अधिक सूत्र। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल लेंगे, अमोनिया ले लेंगे, एक से अधिक रहेगा तो वो हो गया यौगिक। अब मिश्रण हो गया कोई सूत्र, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं, यौगिक का सूत्र होता है और तत्व का क्या होता है, एक सिर्फ एक ही में रहेगा। मिश्रण का अलग अलग विधि से अलग अलग करना, एक था रवाकरण। ठोस जितना भी रहेगा ना क्रिस्टलीय, उसको रवाकरण बोलते हैं। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइजेशन मतलब रवाकरण, यानी धीरे धीरे ठंडा करके उसको क्या करेंगे, बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। जैसे हो गया क्या, किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में चेंज हो जाए। जैसे द्रव अवस्था में किसका, धातु का। जैसे देखो कोई भी थी लोहा है, एल्युमिनियम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उच्च एकदम ताप में गला लेते हैं, फिर जब उसको धीरे धीरे जब ठंडा करते हैं, ठोस अवस्था में, धातु जितना भी है ठोस अवस्था में रहता, तो उसको वही ठंडा करने की जो विधि है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण। जैसे इस विधि से अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रण के ना अवयवों को संघट का पृथक करते हैं, जिसमें कार्बन का मात्रा नहीं रहेगा, उसको हम लोग करेंगे किसके विधि, रवाकरण। फिर आसवन, डिस्टिलेशन हो जाएगा क्या, इसमें द्रव को वाष्प करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को क्या बोलेंगे, आसवन। आशुद्ध जल इसी प्रक्रम द्वारा क्या होता है, तैयार होता है। आशुद्ध जल किसके विधि द्वारा, आसवन विधि। फिर प्रवाजी आसवन हो गया क्या, क्वथनांक में कम से कम अंतर रहेगा उसको, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। फिर भाप आसवन, इसमें हो गया कि इस विधि में उन कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे जो अकार्बनिक था रवाकरण में, यहाँ भाप आसवन में कार्बन वाला करेंगे। जो जल में क्या होगा, अविलय, यानी जल में घुलेगा नहीं, यानी कि उसको गर्म करेंगे, जल क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा और कार्बनिक पदार्थ जो रहेगा नीचे रह जाएगा, वही हो गया। परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होता है लेकिन भाप नहीं बनेगा। प्रायः अपने क्वथनांक में क्या होता है, अपघटित हो जाएगा। प्रायः क्वथनांक में क्या होगा, अपघटित हो जाएगा। जैसे मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिल अल्काइल, ये सब हो गया। निस्पंदन, फिल्ट्रेशन, किसी भी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित हो तो, यानी ठोस द्रव में क्या रहना चाहिए, ठोस निलंबन रहेगा, तब उसे अलग करने का निस्पंदन विधि द्वारा धरती पर जमा हुआ जल वो नीचे पहुंच जाता है, जिसे हम हैंड पंप द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा खींचकर बाहर। जैसे देखो बारिश उरिश होता है, पानी क्या होता है, धरती सोख लेता है ना, पानी चले गया, ठोस पदार्थ ऊपर में ही रह गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको, उस पानी को हम लोग ट्यूबवेल, चापाकल द्वारा उसको क्या करते हैं, पहले गलाते हैं ना बोर्डिंग, तो उसमें फिल्टर लगाते हैं ना, फिल्टर लगाया जाता है ना। जैसे बोरिंग सब भी होता है तो क्या करता है, जाली का फिल्टर बना के तब गलाया जाता है। जैसे हम लोग ट्यूबवेले देते हैं, जैसे 25 फीट गला रहे हैं तो 20 फीट पाइप रहता है और 5 फीट फिल्टर रहता है। अब फिल्टर के ऊपर में हम लोग जाली लगा देते ताकि बालू तालू नहीं आएगा, तो उसे पानी को निकालना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्ट्राइजेशन या निस्पंदन। यानी तो सिंपल अगर यदि मानेंगे, जैसे देखो पानी में कुछ मिला हुआ, जैसे शरबत उरबत बनाते हैं, नींबू डाले, चीनी डाले और नींबू का बीज उज भी रहता है, तो हम लोग फिल्टर का पानी को छाँक के निकाल लिए, जो भी जैसे चाय ही बनाते हैं, चाय पत्ती को छान लेते हैं, वही हो गया फिल्टर। यानी कि ठोस पदार्थ अलग हो जाएगा, द्रव के साथ अलग हो गया, उसी को फिल्टर बोलेंगे। विसरण, डिफ्यूजन, विसरण जब भी होगा तो गैस में होगा, यह गुण किस में होगा, गैस में। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैस का विसरण होता है, यानी कि घनत्व जिधर उच्च रहेगा, जिधर निम्न रहेगा, तो उच्च से हमेशा किधर जाएगा, निम्न की तरफ। इसी कारण उदाहरण है कि जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं पूरे रूम में फैल जाएगा, कोई सेंट उंट करता है, जैसे खाना वाना ही बनाया, मीट उट बनता है, दूसरे जगह तक सेंट, सब चीज़ का सेंट जाता है, लेकिन मीट उट का ज़्यादा पता चलता है, क्या, उसे मसाला का ज़्यादा प्रयोग। जैसे इत्र का बोतल में सुगंध, जैसे इत्र उत्र मारते हैं, परफ्यूम सब, सबका ज़्यादा आता है। मूत्र का दुर्गंध जो आता है वो भी महकता है ना, तो उसका भी पूरा जो फैलेगा, ये सब किसका उदाहरण है, मिश्रण का। अब ठोस द्रव गैस का ताप का प्रभाव, ठोस द्रव पे जो ताप का प्रभाव होगा, एक होता है क्या, इवोपरेशन, फिर होता है कंडेंसेशन। इवोपरेशन हो जाएगा द्रव से गैस के तरफ, और जब कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन, जब गैस क्या होगा, द्रव में चेंज होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग संघनन। मतलब बहुत सारा द्रव होगा, गैस वाला एकत्रित होकर धीरे धीरे ठंडा होकर द्रव में चेंज हो जाएगा तो उसको कंडेंसेशन मतलब संघनन। इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण, या नहीं तो डायरेक्ट द्रव से क्या होगा, वाष्पन होगा, तो उसको इवोपरेशन। फिर एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव से ठोस में जाएगा तो फ्रीजिंग मतलब जमना, और मेल्टिंग मतलब होता है गलन, मतलब
ठोस से द्रव में चेंज होगा। और फिर गैस से ठोस में देखेंगे, एक होता है सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन, और डिपोजिशन मतलब होता है निक्षेपण, मतलब गैस से सीधे ठोस में, द्रव उड़ब में चेंज नहीं होता। ठोस से सीधे गैस में चले जाएगा तो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, और जब गैस से सीधे ठोस में आएगा तो डिपोजिशन या निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन हो गया जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, मतलब बिना द्रव में चेंज हुए सीधे गैस में, तो ऊर्ध्वपातन। जैसे इसका उदाहरण क्या होता है, कपूर, आयोडीन, गंधक, नौसादर, एंथ्रेसीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, आयोडोफॉर, ये सब हो गया इसका उदाहरण। तो उदाहरणीय से सवाल पूछता है, तो उदाहरण हो गया कपूर, आयोडीन, गंधक, नौसादर, और उसके बाद एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल और नेप्थलीन, आयोडोफॉर, ये सब हो गया। नोट में बेंजोइक अम्ल का जो है खाद्य पदार्थ के संरक्षण में करते हैं हम लोग, बेंजोइक अम्ल का किसमें, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में। उसके बाद समुद्री घास लेमिनेरिया, आयोडीन जो प्राप्त होता है समुद्री घास से हम लोग प्राप्त करते हैं। समुद्री के पानी में सोडियम प्राप्त हो जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में क्या होता है, सोडियम होता है। उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस संघनित हो जाता है, उच्च दाब तथा निम्न दाब पर गैस, जैसे नाइट्रोजन है और हीलियम है, तो देखो भार, नाइट्रोजन का भार अधिक होगा और हीलियम का कम होगा, ग्रेटर देन दे के रखा। प्रथम सबसे हल्की गैस क्या होता है, हाइड्रोजन, दूसरा हल्की हीलियम, दूसरा हीलियम ना गैस। पदार्थ में सबसे हल्की पदार्थ लिथियम, सबसे भारी पदार्थ ऑस्मियम। गैस में बोलेगा सबसे हल्की हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसे क्या कहता है, भरा नहीं जाता, सिलेंडर में नहीं भरा जाता। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रहा है, CNG सबका गाड़ी भी निकल रहा है। वायुयान के टायरों में भरी जाती है क्या, हीलियम। गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम। कृत्रिम रूप से सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अगर कम गहराई में रहेगा तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। अगर यदि अधिक गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ, काहे कि नाइट्रोजन ज़्यादा भारी होता है और हीलियम क्या होता है, कम भारी। तो इसीलिए जब अधिक गहराई में जाते हैं तो वहाँ ना दाब बढ़ते जाता है, एक और हीलियम का लेके चले जाएंगे और दाब ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हीलियम मिलाया जाता है। और ऊपर में होता है क्या, दाब उतना जल का उतना नहीं रहता, तो इसलिए नाइट्रोजन मिला देते हैं। फिर फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन। उसके बाद दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भर देंगे तो सबसे पहले कौन होगा, खाली। अगर छेद कर देंगे तो हाइड्रोजन वाला पहले, काय हल्का होता जल्दी निकल जाएगा, ऑक्सीजन थोड़ा भारी होगा तो कम निकलेगा। फिर वही LPG में जो द्रव पात्र में भरा रहेगा, इस क्या होता है, गंधहीन होता है, गंध तो नहीं करेगा, लेकिन गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मरकेप्टन मिलाते हैं, मिथाइल मरकेप्टन। उसके बाद अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने पे ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग होता है। कोल्ड ड्रिंक, फ्रीजिंग सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा, द्रव सोडा का मिश्रण में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का कार्बनिक मिश्रण है, और उसमें दाब भरण यानी दाब के द्वारा अगर यदि भरेंगे तो क्या होगा, LPG को। अब पंप भरण में बोलेंगे पेट्रोल को सीधे लिक्विड अवस्था में रहता है, भर देते हैं। लेकिन गैस LPG वाला जो होता है, ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन होता है, उसको प्रेशर में दे के उसको लिक्विड अवस्था में बदलते हैं। और तब अब प्रेशर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं, उसका रेगुलेटर को खोले तो द्रव चीज़ क्या होता है, पूरे द्रव अवस्था में नहीं रहता, और गैस अवस्था में बदल के आके हम लोग यूज करते हैं। लेकिन वही तो इसीलिए दाब हम लोग को रहेगा LPG में, और पंप भरण हो जाएगा पेट्रोल। और वही मीथेन वाला जो अभी CNG जो निकल रहा है ना सिलेंडर सब, उसमें भी यही दाब वाला ही भर के तब CNG, पहले मीथेन हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते हैं या मीथेन को उसको अति करके CNG निकल रहा है। बाद में हाइड्रोजन वाला भी आएगा, इसीलिए तो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। देखो प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ेगा, लेकिन उसका वाष्पन की दर घट जाएगा। प्रेशर जैसे बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर घट जाएगा और क्वथनांक बढ़ेगा। इसीलिए तो कुकर में खाना क्या होता है, जल्दी पकता है। कुकर में अच्छा से लगा रहता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो क्वथनांक जल्दी बढ़ जाता है। जैसे 100 डिग्री पे खोलेगा तो 110 पे खोलेगा, लेकिन खोलेगा तो उसमें ज़्यादा ऊष्मा है, जल्दी खाना को पका देता है। लेकिन वही क्या करते हैं, दाब बढ़ जाएगा तो वाष्पन की दर क्या होता है, घट जाता है। यही चीज़ है, जब पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं तो दाब घट जाता है तो वाष्पन वहाँ तेजी हो जाता है, लेकिन क्वथनांक क्या आता है, नीचे आ जाता है। वायु में सफ़र करते हुए फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाता है, यही घन अति दाब कम के कारण
वायुयान में क्या होता है, दाब ऊपर जाने पे दाब कमता है, तो इसलिए फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाता है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से खून निकलने लगता है, भाई दाब कम हो जाने के कारण। अब है पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल होता है क्योंकि क्वथनांक घट जाता है ना, दाब कम होने के कारण। जैसे हाइड्रोजन सबसे पहले वही भरेंगे कुछ उड़ाए में तो ये पहले फट जाएगा, ये सब होगा। तो अब देखो स्थिर अनुपात और गुणित अनुपात। जैसे इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा क्या होता है, निश्चित अनुपात में। स्थिर अनुपात बोला तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा निश्चित अनुपात द्रव्यमान के निश्चित अनुपात, यानी कि द्रव्यमान हमेशा निश्चित अनुपात में रहेगा। जैसे निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन कौन किया था, जोसेफ प्राउस्ट। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। और उसके बाद हमेशा द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित अनुपात में। जैसे C2H4 लिया, C2 इथिन है, इथिन यानी कि एल्किन एल्काइन और एल्केन और एल्काइन, तो एल्किन का है तो इथिन हो गया, तो C2H4। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन का भारों का अनुपात हमेशा क्या होगा, 6:1 में। का हाइड्रोजन का कितना होता है भार, 2 ना, हाइड्रोजन का 2, ठीक है। ऐसे एक होता है 2 ले लेगा, 2 लेंगे, इसीलिए ना जल का जैसे लेते हैं H2O लेते हैं तो 2 होता है, इसलिए 2 लिए। हाँ। तो जैसे देखो ना इसमें हाँ मल्टीपल हो जाता है। जैसे देखो कार्बन C2 है ना यहाँ पे, इसीलिए एक आया है इसमें, C2H4 है, C2H4, तो इसमें हो गया क्या, 4 ठो हो गया। और यहाँ कार्बन का है 24, क्या कि एक कार्बन का 12 और 2 ठो है तो 24 और 4 तो कट के 6:1 के होगा, ठीक है। फिर गुणित अनुपात का नियम देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। गुणित अनुपात के नियम 1803 में जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व संयुक्त होने पर द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होता है। छोटा हमेशा वो जो है ना, जैसे देख लो कार्बन का अगर यदि यौगिक सब जिस हाइड्रोकार्बन का जब यौगिक देखेंगे ना, ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6। अब उसको कटा दो, कितना से कट सकता है, कितना से कटेगा, 1 to 1, जैसे 6 12 और 6 से कटा देंगे, कार्बन का 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 2 आ जाएगा और फिर ऑक्सीजन का भी 1, तो वही हो गया ये हो गया गुणित अनुपात, मल्टीपल वाला। जैसे अब यहाँ देखते हैं, दो ठो है हाइड्रोजन और 2 ठो ऑक्सीजन, तो 2 हो गया और इसमें इतना हो गया। अब तो इसी को बोलेंगे, यानी कि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्वों के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात, हमेशा अनुपात में आ जाएगा। वही एक इसी में आता है, मूल होता है रेडिकल बोलते हैं, और एक होते हैं व्युत्पन्न, हमेशा के मूल से ही अधिक ना आएगा, व्युत्पन्न होगा। जैसे इसका दिया, ऐसे दिया है, इसका कुछ अथी नहीं है। जैसे शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अशुद्ध का 100, भारी जल का 101.4 डिग्री सेल्सियस, और ईथर का हो जाएगा 34, ईथर का 34 होता है, ईथर का 34, और D2O का 101.4, शुद्ध और अशुद्ध जल का 100। पानी के जल, आशुद्ध जल यानी कि शुद्ध विद्युत का क्या होता है, कुचालक। अशुद्ध जल हो गया और शुद्ध जल, क्या होगा विद्युत का, जल और अशुद्ध जल दोनों अलग लगेगा। देखो वर्षा का जल जो अशुद्ध मतलब शुद्ध ही जल होता है, सबसे शुद्ध जल बोलेगा ना तो वर्षा का ही जल होता है। इसीलिए इसमें क्या शुद्ध जल, या नहीं तो जिसका pH मान 7 होगा तो इसमें करंट नहीं ना होता। शुद्ध जल का pH मान कितना 7 होता है, तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। नमक वाला रहेगा तो उसमें फ्लो होगा। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसके कुकर के अंदर का दाब क्या होता है, बढ़ता है, तो दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, लगभग 125 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जल खोलता है 100 डिग्री में, लेकिन बढ़ के कितना हो जाता है, 125 से 130। जब कोई नाव समुद्र की नदी से समुद्र में जाएगा तो नाव थोड़ा ऊपर उठ जाता है, कारण क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है। जब कोई नाव समुद्र से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। बारूद की खोज कौन किया था, रोजर बेंकन। बारूद चारकोल गंधक सोरा का मिश्रण होता है, ठीक है। सोरा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोरा या जाइटर बोलते हैं।
जाइटर, इसमें नाइटर दिया। नाइटर दिया। पोटेशियम नाइट्रेट होता है ना। हाँ नाइटर कर लो तब उसको नाइटर कर लेना, ठीक है। KNO3 को क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसीलिए नाइटर बोलेंगे या सोरा। फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया चूना पत्थर और संगमरमर, ये सब हो गया। फार्मूला हो गया CaCO3। पारा बोलेंगे Hg, तो पारा द्रव क्विक सिल्वर द्रव धातु हो गया। फिर मोती के मुख्य अवयव क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर अंडे का आवरण जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैप्सूल का आवरण स्टार्च, इसी को ना बोलते हैं स्टार्च, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या जिलेटिन, जो प्रोटीन होता है। मिला हुआ रहेगा कौन कौन, कैल्शियम कार्बोनेट या जिलेटिन का निर्माण होता है। आघात वर्धनीय, कुछ ठोस पदार्थ पिटने पर टूटने के स्थान पर पतली चादर के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, आघातवर्धनीय। कितना भी धातु होगा उसका गुण क्या होता है, आघातवर्धनीय होता है ना। पीटने के बाद क्या होता है, चादर के समान टूटेगा नहीं, वो फैल जाएगा। तो सबसे अधिक गुण आघातवर्धनीय सोना का, उसके बाद चांदी का, तांबा, और सबसे कम ना ये शीशा का होता है। जैसे थोड़ा सा भी मारेगा भंगुर हो जाएगा, लेकिन धातु होता है लेकिन शीशा टूट जाता है। फिर सोना सर्वाधिक आघातवर्धनीय होता है, मतलब कि पीटने पर क्या होगा, चौड़ा होगा, फैलेगा, उसी को आघातवर्धनीय। तन्यता हो गया क्या, कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिन्हें पतला बनाए जाने पर वह पदार्थ इस गुण के कारण क्या होता है, तन्य हो जाता है। यानी पतला बनाते जाएंगे तन्य होते जाए, टूटेगा नहीं। सबसे अधिक होगा चांदी का, इसमें नहीं सोने का, इसमें भी वही होता है। इसमें भी तन्यता का गुण और आघातवर्धन दोनों का सोना। लेकिन सोना का हम लोग यूज नहीं करते हैं तार बनाने में, कारण महंगा होता है। चांदी का होता है लचीलापन। अगर प्लास्टिक में देखेंगे, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाती, उसे लचीलापन कहते हैं। जैसे देखो पदार्थ बना हुआ है, अगर मुड़ गया ना वो फिर अपना अथी में नहीं आ पाएगा। एक प्रकार का प्रत्यास्था, जिसका प्रत्यास्था सबसे कम, उसमें लचीलापन ज़्यादा आएगा। जैसे हम लोग जिस अवस्था में रखेंगे लचीला, मुड़ जाएगा। जैसे सोना उना है ना, शुद्ध सोना ना लचीला होता है, पूरा बढ़ जाएगा। उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है ताकि वो ठोस रहेगा, लचेगा नहीं। वही जब सोना तुम अच्छा महंगा वाला खरीद लेगा ना, तो क्या होता है, वो ना सोना बढ़ने लगता है। जैसे तुम्हारा गला का जो साइज़ था बढ़ जाएगा, तो आदमी सब गांव में बोलता है, ठग लेता है। उस सबको पता नहीं है कि ज़्यादा प्योर रहेगा तो वो फैलता है, लेकिन जो ज़्यादा थी डुप्लीकेट रहेगा वो ज़्यादा नहीं फैलेगा। उसमें ज़्यादा मात्रा में अशुद्धि मिला के उसको ठोस किया जाता है। अब वही जब शुद्ध रहता है, जैसे तुम अच्छा दुकान में जाएगा हॉलमार्क वाला, 22 कैरेट का रहता है आभूषण जो बनता है, 24 कैरेट, 24 तो हो गया, पूरा शुद्ध हो गया। 22 का देगा, 18 का देगा, 20 का देगा। एरू दुकान में तो 20, 16, 15 का दे देगा तुमको, 18 का दे। जैसे ही तुम अच्छा वाला दुकान में जाएगा, SI मार्का में जाएगा, तो वहाँ 22 का देगा। वो नियम ही होता है 22 कैरेट का। तुम वही सोना को जब बेचने के लिए जाएगा ना, तो वो लोग कैरेट को निकाल के तब फिर लेता है वो लोग। आज 75% आ जाता है, 18 कैरेट में 75% सोना आ जाता है, 22 तो ज़्यादा जाएगा। उसके बाद लचीलापन, प्लास्टिसिटी, तो वही लचीलापन मतलब हो गया क्या, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ क्या था, पुनः अपने स्वाभाविक स्थिति से में नहीं आ पाती है, लचीलापन। भंगुरता हो गया क्या, कुछ ठोस पदार्थ हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ा में परिवर्तित होता है, इसे भंगुरता। जैसे शीशा में मारेंगे तो पूरा छोटा छोटा टुकड़ा में भंगुरता हो गया। विभिन्न पदार्थों में एक दूसरे की तुलना में कम या अधिक कठोर होता है। पदार्थ क्या होता है, सबसे कठोर होता है तो थोड़ा सा उससे कम होगा। जैसे सबसे अधिक कठोर पदार्थ में कौन होता है, हीरा पदार्थ, लेकिन है वो अधातु, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ दुनिया में कौन सा है, वही हीरा। उसके बाद कठोरता का माप जो है ना, मोह स्केल से करते हैं। कठोरता का माप हम लोग किससे करते हैं, मोह स्केल द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा होता है, और मोह स्केल में इसका कितना होता है, 3। मोह स्केल पर इसका कठोरता कितना, 10। अब इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। कल नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, परमाणु संरचना और सिद्धांत। कल का टॉपिक हो गया हम लोग का परमाणु संरचना और सिद्धांत। तो इस तरह से इस वीडियो में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का प्रत्येक पॉइंट बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किए हैं।
अगर आप 2024 में रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें साइंस का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा, न सिर्फ रिजल्ट बनाने में बल्कि मेरिट बनाने में भी। अगर यह वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा। इस तरह का वीडियो हम लोग डेली 5 बजे अपलोड करके थोड़ा सा आपका तैयारी में हम लोग भी अपना हेल्प कर सके, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग का भी सहयोग कीजिए फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम।